Hello everyone, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography। आज हम मानव और आर्थिक भूगोल में मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मृदा क्या होती है, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के प्रकार, मृदा की श्रेणियाँ। इसके अलावा हम देखेंगे विश्व के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार की मृदा है, फिर मृदा अपरदन और मृदा का संरक्षण। इन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा क्या है। तो मृदा प्राकृतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो एक संसाधन के रूप में अन्य संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से आधार प्रदान करती है। अर्थात मिट्टी एक बेस तत्व है जो बाकी के अन्य जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए आधार प्रदान करती है, जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन, वनस्पति संसाधन। ये सब कुछ का बेस कौन है? मृदा। अब मृदा है क्या? तो हम देखें कि धरातल पर स्थित ढीले और महीन कणों से निर्मित एक पतली परत, जिनमें विभिन्न खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि से युक्त होते हैं, ये मृदा या मिट्टी कहलाती है। तो धरातल के ऊपर जो परत पाई जाती है वो ही क्या है? मृदा है। उसी को हम मिट्टी कहते हैं। सामान्य रूप से हम देखें कि इसका बनने का क्या प्रोसेस है, तो ये मूल चट्टानों का विघटन और अपघटन द्वारा बनती है, जिसमें समय के साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु जो है प्रभावित करती है। अर्थात यह किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ बनती है तो वहाँ की जो मूल चट्टानें हैं उसके टूटने और रासायनिक परिवर्तन से यह बनती है, और इसके ऊपर वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और क्लाइमेट की जो दशाएं होती हैं उनका इसके ऊपर प्रभाव है, जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसमें टुंड्रा मृदा, पोडजोल मृदा, धूसर बादामी मिट्टी, लाल और पीली, काली मिट्टी, भूरी एवं चेस्टनट, मरुस्थलीय मृदा, प्रेरीज और पर्वतीय मृदा। तो हम देखें तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या है? टुंड्रा मृदा है। बड़ी मात्रा में ये टुंड्रा मृदा पाई जाती है, जो आर्कटिक महासागर है उसके पास। जब हम एस्किमो को पढ़ रहे थे तो जो साइबेरिया और कनाडा का जो उत्तरी पार्ट है वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी है जो पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी हम देखें तो एक बहुत बड़े पार्ट पे आपको यहाँ नज़र आ रही है, अफ्रीका, अरब का प्रदेश, इधर राजस्थान के पीछे वाले हिस्से पे नज़र आती है, और यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर नज़र आ रही है, और अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर भी ये इस प्रकार की मिट्टी है जो नज़र आ रही है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी यहाँ पे नज़र आ रही है, और भी भारत के हिस्से, अफ्रीका के हिस्सों में भी इस प्रकार की जो मृदा है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर भी ये घास के मैदान हैं, जिनके अंदर इस प्रकार की प्रेरीज मृदा है जो पाई जाती है। अब हम देखें इसका क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि सबसे पहले हम देखें कि जो पेडालॉजी है अर्थात मृदा विज्ञान है, उसके अंदर हम मृदा का अध्ययन करते हैं, और मृदा का जो क्लासिफिकेशन है या पेडोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसमें हम पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की चर्चा करें तो उसमें रूस के जो विद्वान हैं उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल रहा है इसके डेवलपमेंट में। उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है कि किस प्रकार से मूल पदार्थ, मूल चट्टान और वहाँ पाई जाने वाली जलवायु दशाओं से
पर्टिकुलर मिट्टी है उसका डेवलपमेंट होता है। तो उस आधार पे मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली मिट्टी जो है वो है क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदा। क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदा को जोनल सॉइल के नाम से कहते हैं। इस मृदा के अंदर वनस्पति और जलवायु के लंबे प्रभाव से यह पूर्णतः विकसित होती है, अर्थात इसके ऊपर लंबा प्रभाव जो है वहाँ की वनस्पति है और उस क्लाइमेट का पड़ता है, जिसमें 3 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो पाई जाती हैं, जो पैडाल पर, पेडोकल और टुंड्रा मिट्टी जो है इसके अंतर्गत पाई जाती है। दूसरा अंतः क्षेत्रीय या अंतः कटिबंधीय मृदा है। तो ये मृदाएं विशेष परिस्थितियों में बनती हैं जिन पे वनस्पति और जलवायु की तुलना में जो अन्य तत्व हैं उनका प्रभाव अधिक पड़ता है, जिसमें हम देखें कि यह पीट मृदा, लवणीय मृदा, चूना मृदा और इस प्रकार की लाइमस्टोन सॉइल हैं जो पाई जाती हैं, अर्थात वहाँ पाए जाने वाले जो खनिज तत्व हैं उनका इसके ऊपर अधिक प्रभाव है जो पड़ता है। तीसरी प्रकार की मिट्टी है अपार्श्विक या अप्रादेशिक। तो ये अजोनल सॉइल जो हैं ये अविकसित नवीन मृदाएं हैं जिनका जो पार्श्व चित्र है स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि जो पार्श्विका होती है जिसके अंदर मिट्टी विभिन्न संस्थानों में डेवलपमेंट होती है, विकसित होती है, वो यहाँ पे इस अपार्श्विक मृदा के अंदर नहीं पाया जाता है। इनका जो निर्माण है नदी, हिमानी वायु और सागरीय तरंग आदि जो प्राकृतिक कारक हैं उनका जो निक्षेपण होता है उसके द्वारा ये मिट्टी है जो निर्माण होता है। ये है तो नवीन मृदाएं लेकिन ये होती बहुत ही उपजाऊ हैं और इनका बार बार निक्षेपण से नवीनीकरण है जो होता रहता है। यहाँ पे हम देखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मृदाएं हैं उसको 11 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एंटीसोल, हिस्टोसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडोसोल, मॉलिसोल, अल्फीसोल, स्पेडोसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल और एंडीसोल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व की जो समस्त मृदाएं हैं उनको 11 प्रकार की या 11 प्रकार के भागों में जो मृदा पार्श्व है उसके विभिन्न संस्तरों के आधार पर बांटा गया है। इसके लिए हम देखें कि विश्व के नक्शे को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नज़र आ रहा है कि ये जो पार्ट है यहाँ नज़र आ रहा है हमको एडिसोल पर्वतीय मृदाएं और नग्न शैल। अफ्रीका का जो मरुस्थल है वहाँ हमको एंटीसोल के विस्तृत जमाव हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा विश्व के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देखें कि जो वर्टिसोल है वो मिट्टी को हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और सूडान के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। एरिडोसोल हम देखें तो एरिडोसोल ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे कम वर्षा और वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन की प्रक्रिया अधिक होती है, इसलिए ये शुष्क प्रकार की मिट्टी है और इसके अंदर कैल्शियम, जिप्सम और लवणीय जो खनिज है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और ये शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा है। नेक्स्ट हम देखें कि मिट्टी जो है, मृदा जो है उसकी एक बड़ी समस्या है कि मृदा अपरदन, जिसे हम कहते हैं कि रेंगती हुई मृत्यु है। तो सॉइल इरोजन जो है वो मृदा को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कि हम देखें कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतनी तीव्र गति से निष्कासन होने लगता है
कि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो उसके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। तो ये अपर्दन जो है मृदा का, उसमें कौन कौन से कारक हैं, किस कैसे कैसे होता है वो हम देखें तो पहला है भूवैज्ञानिक अपर्दन। तो भूवैज्ञानिक जो अपर्दन है इसमें मानवीय प्रभाव नहीं होता है। यह ऐसा त्वरित अपर्दन है जिसमें मृदा को वृक्षों की कटाई, पशुपालन, अतिचारण, भूस्खलन, हिमानीकरण और विस्तृत बाढ़ जैसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। दूसरा है जलीय अपर्दन, अर्थात जल के द्वारा मृदा का अपर्दन। यह कई प्रकार से होता है, जैसे वर्षा की बूंदों द्वारा अपर्दन, जब तेज बारिश होती है और अपर्दन का ढाल होता है तो वहाँ पर तेजी से पानी बहता है और मृदा का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। परत अपर्दन हम देखें कि जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपर्दन करना इस प्रकार का परत अपर्दन कहलाता है और यह बाढ़ के मैदानों में और तलीय भागों में अधिक होता है। फिर देखें हम नलिका अपर्दन। तो नलिका अपर्दन भी नदियों की विभिन्न छोटी छोटी धाराओं के प्रवाहित होने से ऊपरी परत से महीन और चिकनी मृदा जो है वो अपर्दित हो जाती है। इस प्रकार का अपर्दन नदी और उसकी सहायक धाराओं के ऊपर निर्भर करता है। अवनालिका अपर्दन, यह भी नदी की धाराओं द्वारा होता है। और सरिता अपर्दन, जब घाटी को नदियां चौड़ा करती हैं तो इस प्रकार का जो अपर्दन का स्वरूप है वो नजर आता है। इसके अलावा वायु अपर्दन, कि वायु अपनी शक्ति द्वारा मृदा के महीन कणों को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देती है, जिसे मृदा का अपर्दन कहते हैं। समुद्री अपर्दन, समुद्र की लहरों द्वारा तटों पे होने वाला अपर्दन समुद्री अपर्दन कहलाता है, कि बार बार जब पानी उन लहरों के रूप में आके टकराता है किनारों पर तो उससे वहाँ पे अपर्दन होता है। पांचवा है मानव की क्रियाओं द्वारा अपर्दन। तो मानवीय क्रियाओं में हम देखें कि कृषि की अविवेकपूर्ण पद्धतियाँ, भूमि का गलत उपयोग, फसलों की लगातार पुनरावृत्ति, अनियंत्रित पशुचारण, अविवेकपूर्ण वनोन्मूलन आदि जो क्रियाएं हैं वो इस प्रकार के अपर्दन को बढ़ावा देती हैं। और लास्ट हम देखें कि विशेषीकृत अपर्दन। तो विशेषीकृत अपर्दन हम देखें कि उसके अंदर 3 प्रकार हैं क्रम से: पीठिका, चरम और एकाएक न्यूनता वाला अपर्दन। ये इस प्रकार का अपर्दन है। ये पूरा जो अपर्दन का प्रोसेस है उसमें मृदा की जो परत है उनको नुकसान पहुंचता है। मृदा के जो संसाधन है उसमें अपर्दन महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, क्योंकि इसे एक ही शब्द में हम समझे तो ये मृदा की रेंगती हुई क्या है, मृत्यु है। अब हम देखें कि ये जो मृदा अपर्दन है उसके कारण पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव हैं जो परिलक्षित होते हैं। तो पहला है कि भूमि की उर्वरा शक्ति न्यून हो जाती है। दूसरा, धरातल पे नालियां, बीहड़ और अवनालिकाएं विकसित हो जाती हैं और इस प्रकार की जो टोपोग्राफी डेवलपमेंट होगी उससे क्या होगा, जो उक्त भूमि है जिसके ऊपर इस प्रकार की टोपोग्राफी बन रही है वो भूमि कैसी हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। वनस्पति के आवरण में कमी हो जाएगी, मृदा की उत्पादकता में ह्रास हो जाएगा, चरागाह समाप्त हो जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप में वृद्धि होगी जैसे बाढ़ का आना, सूखा का पड़ना, और पारिस्थितिक तंत्र है वो भी पूरी तरीके से विकृत हो जाएगा, क्योंकि मृदा जो अपर्दित होगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, वहाँ पे बीहड़ विकसित हो जाएंगी और वहाँ पाई जाने वाली स्पेशल जो पारिस्थितिकी है वो खत्म हो जाएगी। लास्ट में हम देखें कि अब इसके क्या उपाय हैं कि हम मिट्टी को सुरक्षित रख सकें, उसका प्रबंधन हम कर सकें। तो पहला है वनस्पति आवरण तथा संरक्षी वनारोपण, कि हमें वनस्पति आवरण में
भूमि में नमी बनी रहती है, वनस्पति का आवरण होता है। तो और वर्षा की बूंदों के कारण जो मिट्टी का जो क्षय है वो वनस्पति से नहीं हो पाता है। तो वनस्पति आवरण से मृदा कण आपस में संगठित रहते हैं और जल प्रवाह को भी धीमा कर देते हैं। इसलिए ये उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जो जुताई है वो समोच्च रेखाओं के अनुसार की जाती है। फलस्वरूप पानी का बहाव नियंत्रित हो जाता है और मृदा अपरदन में कमी आ जाती है। तीसरा वेदिकाकरण है, जिसके अंदर पहाड़ी ढालों पे सीढ़ीदार खेत बना के कृषि की जाती है, जिससे जल रुक रुक के जाता है और मृदा अपरदित नहीं होती है। चौथा पलवार बनाना। यह विधि वायु और जल अपरदन को कम करती है। इसके अंदर क्या होता है कि शाक पौधे जैसे दालों के, सरसों के आदि के मूल तंत्र सहित तने के आधार भाग को के ठूंठ के रूप में फसल काटते समय पंक्तियों में छोड़ देते हैं और ये वाष्पन को रोकती है और जल को, मृदा को अपरदित होने से भी रोक सकती है। पांचवा फसल चक्र है कि हम अलग अलग फसलों को अलग अलग चक्र में अपनाएं, जिससे भी मृदा का अपरदन रुकेगा। पट्टीदार कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध और इसके अलावा पशु चारण पे नियंत्रण, अवनालिका नियंत्रण, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करके हम प्रतिवर्ष बहुत सारी मृदा को अपरदित होने से बचा सकते हैं और ये चीज़ हमें करनी चाहिए। मृदा का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।